हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रॉबर्ट किंग मर्टन की एक दूसरी अवधारणा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना संबंधी विचार या संरचनावाद के बारे में उनका विचार क्या था। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर से पहले भी टालकट पार्सन्स ने भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आर के मर्टन के जो गुरु थे वो टालकट पार्सन थे। इससे ये प्रतीत होता है कि उनकी जो संरचनावादी जो विचारवाद धारा थी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। चलिए उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाए। रॉबर्ट किंग मर्टन, जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने गुरु के स्थान पे प्राध्यापक या प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। रॉबर्ट किंग मर्टन, जो कि टालकट पार्सन के संरचनावादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर सामाजिक संरचना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार पार्सन्स ने समाज में पाए जाने वाले विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका के आधार पर संरचना का निर्माण बताया गया, उसी प्रकार आर के मर्टन संरचना का निर्माण और रोल सेट प्लस स्टेटस सेट प्लस स्टेटस सीक्वेंस के आधार पर व्याख्या की है। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान जान देंगे, क्योंकि मैं जो आपको बताया उसमें टालकट पार्सन्स ने जो संरचनावादी जो विचारधारा दिए थे, उन्होंने बताया था कि समाज में पाए जाने वाले विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थिति, स्टेटस और भूमिका के आधार पर संरचना का निर्माण किया जाता था। कहने का मतलब है कि टालकट पार्सन्स ने जो संरचना संबंधी जो विचार दिए थे और उनका कहना था कि जो समाज में पाए जाने में विभिन्न व्यक्तियों की स्टेटस और भूमिका या रोल के आधार पर संरचना का निर्माण किया जाता है। लेकिन वहीं रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपने संरचना के निर्माण में उन्होंने बताया कि रोल सेट प्लस स्टेटस सेट प्लस सीक्वेंस या स्टेटस सीक्वेंस के आधार पर निर्माण होता है। तो उनके रिगार्डिंग रोल सेट क्या है, क्योंकि उन्होंने टालकट पार्सन स्टेटस और रोल के बारे में डिवाइड किया था या डिफाइन किया था। तो हम आर के मर्टन की जो थियरी है, थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, तो उसमें रोल सेट जानना चाहेंगे। रोल सेट किसे कहते हैं, भूमिका पुंज किसे कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति की एक विशेष परिस्थिति से जुड़ी हुई सभी भूमिका से जुड़ी हुई होती है, सभी भूमिका पुंज के नाम से जानी जाती है। मतलब किसी भी व्यक्ति की विशेष परिस्थिति से जुड़ी हुई सभी भूमिका पुंज के नाम से जानी जाती है। एक उदाहरण के तौर पे लिया जाए कि जो व्यक्ति का विशेष स्टेटस था, उसकी परिस्थिति थी, कोई ऐसा व्यक्ति लिया जाए, व्यक्ति तो होता है लेकिन उसकी स्पेशल उसके बारे में बात करें। जैसे डॉक्टर होता है, ह्यूमन का डॉक्टर जो होता है वो परिवार से भी संबंध रखता है, अपने परिवार से भी। एमआर होता है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उससे भी एक संबंध रखता है। और एक नर्स होता है, उससे भी एक रिलेशन होता है। और जो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में, उससे भी एक रिलेशन होता है। और एक रोगी भी होता है,
जो डॉक्टर और रोगी का जो रिलेशन होता है वो भी एक प्रकार का है। तो जो स्पेशल स्टेटस है वो डॉक्टर का है। डॉक्टर परिवार से भी बिलोंग करता है, एमआर से भी बिलोंग करता है, नर्स से भी बिलोंग करता है, सीएमओ से भी बिलोंग करता है और पेशेंट से भी बिलोंग करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की एक विशेष परिस्थिति से जुड़ी हुई सभी भूमिका भूमिका पुंज के नाम से जानी जाती है। आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया डॉक्टर का जो थॉट था। दूसरा उन्होंने बताया था कि स्टेटस सीक्वेंस किसे कहते हैं, परिस्थिति क्रम किसे कहा जाता है। आर के मर्टन ने परिस्थिति क्रम का तात्पर्य व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियां प्राप्त करता है और वो सभी परिस्थितियां एक साथ नहीं प्राप्त कर सकता है, बल्कि उनको एक निश्चित क्रम में प्राप्त करता है और इन सभी परिस्थितियों के क्रम को ही परिस्थिति के नाम से या परिस्थिति क्रम के नाम से ही जाना जाता है। तो स्टेटस सीक्वेंस के बारे में आर के मर्टन ने यह कहा कि परिस्थिति क्रम का तात्पर्य व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियां प्राप्त करता है। उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियां प्राप्त करता है और वो सभी परिस्थितियां एक साथ नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उनको एक निश्चित क्रम में प्राप्त करता है और इन सभी परिस्थितियों को ही क्रम को ही परिस्थिति क्रम के नाम से जाना जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, क्योंकि व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियां प्राप्त करता है लेकिन सभी परिस्थितियां एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि उन एक निश्चित क्रम में प्राप्त करता है। मतलब टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, सारी परिस्थिति एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसे पिता माता, पति पत्नी, एसडीएम डीएम, छात्र छात्रा, पुत्र पुत्री। ये मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि पिता और माता, पति पत्नी, एसडीएम डीएम, छात्र छात्रा, पुत्र पुत्री। अतः इन उदाहरणों से ये मतलब है कि मर्टन के अनुसार संरचना का निर्माण समाज में पाए जाने वाले उच्च परिस्थिति तथा भूमिकाओं से होता है, किंतु आगे चलकर वही संरचना व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण और निर्देशित करती है। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि संरचना ही व्यक्ति को विचलन और अनुरूपता लाने के लिए प्रेरित करती है और संरचना के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उन्होंने कहा कि सारे बातों का कहने का मतलब यह है कि संरचना ही व्यक्ति को विचलन और अनुरूपता लाने का कार्य करती है या प्रेरित करती है और इन संरचना के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से? सांस्कृतिक लक्ष्य, संस्थागत साधन, कल्चरल गोल, इंस्टीट्यूशनल मीन। इन्होंने दो महत्वपूर्ण तत्व बताए थे कि इन माध्यमों से होकर वो गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं, क्या क्या पाई जाती है, सांस्कृतिक लक्ष्य में क्या पाया जाता है, संस्थागत साधन में क्या पाया जाता है, ये चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक लक्ष्य या कल्चरल गोल उसे कहा जाता है वे लक्ष्य जो समाज स्वीकृत होते हैं और संस्कृति उसे मान्यता प्रदान करती है। वे लक्ष्य जो समाज स्वीकृत होते हैं और संस्कृति उसे मान्यता प्रदान करती है, उसे सांस्कृतिक लक्ष्य कहा जाता है। संस्थागत साधन, इंस्टीट्यूशनल मीन्स किसे कहा जाता है? संस्थागत साधन का तात्पर्य है कि वे नियम कानून जो समाज स्वीकृत होते हैं। इन्हीं दोनों तत्वों के माध्यम से संरचना व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करता है। ये दो एलिमेंट्स है जो इन दो एलिमेंट्स के माध्यम से ही संरचना व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करती है और दोनों पक्ष व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव बराबर डालते हैं। दोनों पक्ष व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव बराबर डालते हैं
तो व्यक्ति अपने व्यवहार में दोनों को स्वीकार करता है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि संस्थागत साधन का पालन करता है तथा सांस्कृतिक लक्ष्य का भी पालन करता है, तो समाज में अनुरूपता आती है। सीधी सी बात है, जब आप दोनों लक्ष्यों को पालन करेंगे तो समाज में अनुरूपता आएगी, बढ़ोतरी आएगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत करना, पूंजीपति बनने के लिए मेहनत करना, ये आपको तो परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत करना और पूंजीपति बनने के लिए भी मेहनत करना, क्योंकि इस सब के लिए संरचना ही उत्तरदायी होती है। कभी कभी संरचना व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते समय सांस्कृतिक प्रवाह को अधिक महत्व देती है, संस्थागत प्रभाव को भी प्रभावित करती है। अर्थात आर.के. मार्टिन का कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य से थक जाता है और संस्थागत साधन को अस्वीकार कर देता है तो उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता। जब दोनों लक्ष्य को प्राप्त करने में लक्ष्य को चाहे संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य से जब थक जाता है तो दोनों को अस्वीकार कर देता है तो उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो वो खुद को साधन स्वीकृत कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कि स्वीकृत साधन विकसित कर लेता है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन समाज में विचलन आता है। उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए कि व्यक्ति का नकल करके परीक्षा पास करना, पूंजीपति बनने के लिए लूट मार करना, इसे नवाचार कहते हैं, इसे इनोवेशंस कहते हैं। आर.के. मार्टिन ने कहा कि ये चीज़ें हो सकती है। उसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी संरचना व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते समय संस्थागत साधन को अधिक प्रभावी बना देती है और लक्ष्य के प्रभाव को कम कर देती है। या तो व्यक्ति अपने व्यवहार से संस्थागत साधन का पालन तो करता है किंतु लक्ष्य को प्राप्ति कर उपेक्षित कर देता है, जिससे समाज में विचलन आता है। जैसे कर्मकांडिता, उदाहरण के लिए नौकरशाही की संरचना ऐसी है जहां नियम कानूनों की कड़ाई से कड़ाई पालन किया जाता है और लक्ष्य की उपेक्षा कर दी जाती है, जिससे समाज में विचलन आता है जो कर्मकांडिता के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आपको ये बता दूं कि ब्यूरोक्रेसी में आप जाएंगे तो आपको नियम कानून का पालन करना पड़ेगा और जो योजना होता है उसका कभी कभी लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पा सकते हैं, इसीलिए हम इसको कर्मकांडिता कहा जाता है। ये थे आर.के. मार्टिन की थियरी। थैंक यू सो मच।